अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। बजट आने वाला है। हुकूमत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की कोशिशें भी कर रही है। एक बड़ा चैलेंज बजट से पहले ये जो टैक्स नेट है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं, ये हमेशा से हुकूमत के लिए जो है वो एक बड़ा चैलेंज रहा है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से छोटे दुकानदारों पर जो है वो फिक्स टैक्स के लिए एक स्कीम मुतारफ कराने का ऐलान किया है। स्कीम का जो इतलाक है वो सालाना 20 करोड़ या इससे कम फरोख्त पर होगा। कम अज कम जो टैक्स है वो इस पर 25,000 रुपये होगा। स्कीम में जो दुकानदार शामिल होंगे उनको पॉइंट ऑफ सेल यानी POS से भी जो है वो इस्तिस्ना मिलेगा। लेकिन इस हवाले से एक सफ़े का फॉर्म जो है वो लाजमी करार दिया गया है। इस स्कीम का मकसद जो 40 लाख के करीब छोटे रिटेलर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आना है। जो दुकानदार इस स्कीम में शामिल नहीं होंगे और ना ही टैक्स फाइल करेंगे, उन पर पहले माह 10,000 रुपये, दूसरे महीने 25,000 रुपये और फिर तीसरे महीने 50,000 रुपये जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने जो है वो एक कमेटी भी कायम कर दी है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो टैक्स वसूली का निज़ाम है इसमें जो इंसानी मदाखलत है और सवाबदीदी इख्तियारात है उनको कम से कम करना जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। FBR में जो इस्लाहात हैं उसके तहत एक नया खुदकार और सेंट्रलाइज्ड जो है वो टैक्स नेटवर्क का निज़ाम है वो भी बनाया जा रहा है। और ये जो निज़ाम है डिजिटल निज़ाम, ये जायदादों, गाड़ियों और बैंक खातों के डेटाबेस को मुंसलिक करके कम जाहिर की गई आमदन और छुपे हुए असासों की जो खुदकार निशानदेही है वो भी कर सकेगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, टैक्सेस का मामला, ये हुकूमत के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है। किस सेक्टर पर जो है वो टैक्स लगाना है, किस सेक्टर पर जो है वो टैक्स जो है वो कम करना है। एनफोर्समेंट इस हवाले से एक बड़ा सवाल जो है वो रहा है। हुकूमत ये जो टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स है, ख़ासतौर पर जब FBR की बात होती है तो ये IMF के साथ मामलात में भी इन पर डिस्कशन रहती है। क्या वजह है हुकूमत अपने टैक्स टारगेट्स को उस तरह से अभी तक अचीव नहीं कर सकी? ये जो नई स्कीम्स हैं इनसे क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात करने के लिए बिलाल अजहर कैनी साहब मुझे आज स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। ममलकत बराए खजाना व रेलवे, बहुत शुक्रिया बिलाल कैनी साहब आपके वक्त का। मैं सबसे पहले तो कैनी साहब, ये जो आपकी नई स्कीम आई है छोटे दुकानदारों के लिए, ये बड़े अरसे से जो है वो टैक्स नेट में इनको लाना हुकूमत के लिए जो वो चैलेंज रहा था। कुछ स्कीम्स जो है वो पहले भी आई थी, ताजर दोस्त की स्कीम्स जिनको जो है वो कहा गया, लेकिन उन पर रिएक्शन भी आया, रिजल्ट्स वो नहीं थे। अब आपको क्या लगता है क्या चेंज हुआ है या इस स्कीम में क्या डिफरेंट है कि ये जो काम जो हुकूमत करना चाह रही थी वो अब हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। रहमान साहब, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपको ज़रा एक बैकग्राउंड दूंगा कि हम जब बजट की कंसल्टेशन शुरू हुई, आप जानते हैं कि बजट के दिनों में इस्लामाबाद में दीगर मईशत के जो हमारे तबके हैं उसके दीगर हिस्सों को रिप्रेजेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो सब अपने अपने बजट प्रपोजल्स देके आते हैं और एक मुशावरती अमल होता है। और हमने इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो मैक्सिमाइज़ किया है, मतलब कि वी ट्राई टू इंश्योर कि जितने भी लोग मिलना चाहते थे, चाहे मैं हूँ, वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब हूँ, टैक्स पॉलिसी ऑफिस हो, कि हर किसी के साथ कम से कम मुशावरती अमल और उनके प्रपोजल्स को सुना जाए। उसी अमल के हिस्से में हमने अंजुमन ताजरान के भी नुमाइंदों को, लीडरान को, साथियों को हमने दावत दी और उनसे एक बातचीत का सिलसिला शुरू किया और हमने कहा कि हम मिल बैठ के ज़रा देखें कि माजी में जो स्कीमें हैं वो कौन सी थी और उसमें क्या इश्यूज हुए, और दुकानदारों का पर्सपेक्टिव उसमें क्या है, व्हाट इज़ द कंस्ट्रेंट एट देयर एंड, उनको क्या चीज़ रोक रही है। तो बात से बात बनते हुए हमने एक मुशावरती अमल के बाद एक शक्ल बनी हमारी एक स्कीम की, जो महीना डेट की कंसल्टेशन हुई। बिलखसूस दो लोग हैं जो उनको मैं जो आप देख रहे होंगे कि उन्होंने कल हमारी इस स्कीम की हमायत का ऐलान भी किया है। एक अजमल बलोच साहब हैं, दूसरे काशिफ चौधरी साहब हैं, और इन दोनों की पूरी तंजीमों के साथ मिलके पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से जो इनके लोग हैं, इनके साथियों के साथ, दीगर सूबों से नुमाइंदों के साथ हमारी दीगर हमारे सेशंस हुए और उसके बाद एक ऐसी स्कीम बनी जिसकी इज्तिमाई ओनरशिप थी। ये जिस सादा फॉर्म का आपने जिक्र किया, आई एम जस्ट गोइंग टू थोड़ी देर रेज इट, ये सादा उर्दू का जो फॉर्म है इसकी एक एक फील्ड हमने उनके साथ लॉक की। ये एक फील्ड किस तरह जाएगी, ये सारी मकामी ज़बानों में भी बन रही है, सिंधी में, बलोची में, पश्तो में, और भी कोई ज़बानों में अगर हमें करनी पड़ी तो हम करेंगे। और तो इस सादा फॉर्म की एक एक स्कीम फील्ड लॉक हुई। ये जो स्कीम का कागज़ है जो आपने कल देखा होगा, शायद इस स्कीम, इसका भी एक एक हर्फ हमने उनके साथ तय किया
एवरी स्मॉल डिटेल। और तीसरा ये कि ये जो एफबीआर की प्लेट है जो स्कीम में आएगा, जो उसको बाहर लगा सकेंगे अपनी दुकान के बाहर, जिसके बाद एफबीआर का कोई सर्टिफिकेट होगा, ये सर्टिफिकेट होगा एक प्लेट की सूरत में, जो कि वो अपनी दुकान के बाहर लगा सकेंगे। और इस प्लेट की मौजूदगी में कोई एफबीआर का एहलकार उस दुकान में पूछताछ के लिए दाखिल नहीं हो सकेगा। ये सारी चीजें हमने एक एक डिटेल उनके साथ तय की है। तो और फिर उसके बाद इन तंजीमों ने, अंजुमन ताजरान की तंजीमों ने बाकायदा हुकूमत से मुतालबा किया स्कीम को लाने का। तो उसकी बुनियाद पे हुकूमत ये स्कीम लेके आई, जो कि सबब बनी उनकी ओवरऑल ओनरशिप। आपका ये कहना है कि ये ताजरों का मुतालबा था, या वो इस तरह की स्कीम चाहते थे? जी जी जी, जो पहले हमारी मुशावरत से एक चीज की शक्ल बनी और फिर उन्होंने मुतालबा किया। और लेकिन एक सवाल मैंने ये देखा है, इसमें सबसे बड़ा इशू तो फिर वही आ जाता है एनफोर्समेंट का। एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म जो है वो क्या है? ऐसा लगता है कि ये जो सारे का सारा काम है ये वॉलंटरी है, रजाकाराना तौर पर जो है वो ताजिर रजिस्टर कराएगा। तो पाकिस्तान में तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मसला ही सबसे बड़ा ये है कि एनफोर्समेंट नहीं है, रजाकाराना तौर पर लोग टैक्स नेट में एटलीस्ट नहीं आते। देखिए रहमान साहब, बात इधर जिस तरह आपने खुद बयान की ना स्टार्ट में, वी हैव टू आल्सो लुक एट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज है जहां पे नई कलेक्शन उस तरीके से हुई ना जी, एक सिस्टम में ओवर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ये एक एरिया है जहां पे वीकनेस रही है। 35 लाख दुकानदार हैं जो हमारा अंदाजा है रफली, जो कि जिनको हम इस स्कीम से चाह रहे हैं कि इसमें दाखिल हों। अब 35 लाख लोगों को अगर आपने एट स्केल एट स्पीड लेके आना है, तो मेरा ख्याल है उसमें बेहतरीन तरीका यही है कि एक ऐसी स्कीम हो जिसके अंदर उन दुकानदारों के कंसर्न्स एड्रेस हो रहे हों और उनके पास एक इंसेंटिव हो टैक्स नेट में दाखिल होने का, ताकि वॉलंटरी डिक्लेरेशन इंसेंटिवाइज की जाए। इस स्कीम में वो किया जा रहा है। इसीलिए आज अंजुमन ताजरान की तंजीमें कह रही हैं कि ये हम चाह रहे थे स्कीम आए और इसमें हमें फायदे नजर आ रहे हैं। जो दीगर एग्जाम्पशंस दी गई हैं इसलिए दी गई हैं ताकि जो स्कीम में आए वो आके टैक्स जमा कराने का उसको वो जमा भी कराए और उसको साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी मिले। ये इसका मकसद है। मगर हमने दूसरी भी सिचुएशंस को एंटिसिपेट किया हुआ है कि जो स्कीम्स के अंदर दाखिल नहीं होता वो नॉर्मल टैक्स रिजीम से जमा करा सकता है। अगर वो शख्स जो दोनों में नहीं दाखिल होता तो फिर एक जुर्माना है, पहले महीने 10,000 रुपए, दूसरे महीने 25,000 रुपए, तीसरे महीने 50,000 रुपए। और ये भी इसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है जो हमने अंजुमन ताजरान के साथ अग्री किया। ये फाइन भी उनके साथ तय किया ताकि एक तरफ आपका एक इंसेंटिव है, दूसरी तरफ उसकी नेक्स्ट स्टेप ये नहीं है कि खुली छुट्टी नहीं है, मतलब दुकानदार को इधर दोनों में से वन और अनदर पिक करना पड़ेगा, वन और अनदर आपको पे करना होगा। अच्छा, और ये उनके साथ तय किया है। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक और इशू जो स्कीम के हवाले से देखा था वो पीओएस के हवाले से था। और आप एक तरफ तो डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को कि रिकॉर्ड पर आए जो भी ट्रांजैक्शंस हो, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो छूट दे दी गई है। इसका क्या मकसद है? क्या ये भी इंसेंटिवाइज किया गया है? मैं ये आपसे जरा समझना चाहता हूं। मैं बताता हूं जी आपको। देखिए ये एक अगेन हम उन 35 लाख रिटेलर्स की बात कर रहे हैं जो भी टैक्स नेट से बाहर हैं। अच्छा, जो टैक्स नेट से बाहर है, जिनके पास ऑलरेडी शायद पीओएस नहीं वही जो नेट से ही बाहर है। हाँ। जो नेट में ही नहीं है उसकी पीओएस मशीन भी नहीं है। हाँ। बात यह है कि हमने जी देखिए ओवरऑल, एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू क्लैरिफाई कि कौन स्कीम में नहीं शामिल। इसमें टियर 1 रिटेलर्स इस स्कीम से मुस्तफीद नहीं हो सकते, इसमें ब्रांडेड शॉप्स नहीं मुस्तफीद हो सकती, इसमें ज्वेलर्स नहीं आ सकते, इसमें वो मालिकान जो टियर 1 से जो है वो क्या मुराद है? जो आपके जो हाई एंड आपके रिटेलर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। या ब्रांडेड, मैं नाम नहीं देना चाहता, बट यू नो द ब्रांड्स जिनकी दीगर स्टोर्स होते हैं, या आप ज्वेलर्स इसमें शामिल नहीं होते, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स इसमें शामिल नहीं होते। और उनका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एक बाजार को एज अ यूनिट देखते हैं तो कहीं पे क्लिनिक होता है, कहीं पे लॉयर्स का चेंबर होता है, और इसमें जो भी मालिकान जिनकी दीगर दुकानें हैं वो उसमें शामिल नहीं हो सकते। अच्छा। तो एक पूरा रिटेल का तबका है जो जिसके ऊपर वो वाली स्कीम लागू होगी। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वास्ट मेजॉरिटी जो बिल्कुल आपके नेट से बाहर है। अच्छा। जिसकी अभी भी कुछ टैक्स कलेक्शन हो रही है क्योंकि उनके विदहोल्डिंग टैक्स करता है उनके बिजली के बिलों में, मगर या फोन के बिलों में, मगर बियॉन्ड दैट दे आर नॉट इन द नेट। तो उनको अगर हम ये कंफर्ट दे देते हैं और इसके नतीजे में अगर हमारे पास कलेक्शन आती है, और मिसाल के तौर पे 35 लाख में से 20 लाख दुकानदार भी अगर आपके बेर मिनिमम 25,000 रुपए ही अदा कर दें तो ये 50 अरब रुपए की कलेक्शन है। दिस इज द फ्लोर। तो देखिए we've had to think out of the box to try and solve a problem. The problem is that these are all people who are not in the net, and how do we bring them into the net ताकि जो burden sharing है टैक्स burden की वो बढ़ सके, और सिर्फ जो मौजूदा सेक्टर्स जो burden उठा रहे हैं उनके अलावा भी कोई burden उठाए, इनको भी टैक्स नेट में लाया जा सके और इनका कारोबार भी चल सके और एक विन विन सिचुएशन हो। मौजूदा सेक्टर में तो सर एक ही तबका है जो सारा बोझ उठाए हुए है, वो है तनख्वाहदार तबका। उसकी जो है वो तनख्वाहदार तबका जिस हालत में है,
हर बजट के साथ एक्सपेक्टेशन होती, लेकिन पिछले हमने कुछ बजट्स में पिछले कुछ सालों में देखा है कि तनख्वाहदार तबका क्योंकि टैक्स नेट के अंदर है, इसलिए दे आर द ओनली वंस पेइंग टैक्सेस। तो आपकी जो पॉलिसी मेकिंग है, वजीर आजम है, कुछ सोच रहे हैं इस बात पे कि ये तनख्वाहदार तबके का क्या करना है? इस पर टैक्स इसी तरह से रहेगा या इनको भी कहीं पर जाकर जो है वो कोई रिलीफ देने का इरादा है? रहमान साहब, जायज़ सवाल है और मैं आपको एक मुझे थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा इसके जवाब में, इसलिए चूंकि बजट 10 तारीख को है। हाँ, ठीक है। तो ये तो जो स्कीम है मैं तो सिर्फ अप्रोच आपसे जानना चाहता हूँ कि हुकूमत मैं जवाब देना की पॉलिसी क्या है। मैं बता रहा हूँ मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा था कि एंड लेट मी से दिस कैटेगोरिकली, आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब से ज़्यादा किसी को इस बात का एहसास और इदराक है कि जो सैलरी क्लास है इट इज़ पेइंग मोर देन इट्स फेयर शेयर, और ये कि इस बर्डन की शेयरिंग भी होनी चाहिए और अगर मुमकिन हो सके तो इसकी रिडक्शन भी होनी चाहिए। बट एट दिस पॉइंट यू नो आई डोंट वांट टू से एनी मोर, बिकॉज बजट जब आएगा तो जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने आएंगी, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि दे आर पेइंग मोर देन देयर फेयर शेयर एंड वी वांट टू डू आवर बेस्ट टू ट्राई एंड इंश्योर कि द बर्डन is reduced and the burden can be shared by others। मेरा ख्याल है कि जब इस तरह की स्कीम्स जिसमें और सेक्टर्स नेट में आएंगे और वो उस वजन उठाना शुरू करेंगे तो ये आसानी पैदा करेगा कि चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो या फॉर्मल सेक्टर के वो लोग हों, तो दुकानदार हों या जो मौजूदा नेट में हैं या मैन्युफैक्चरिंग में हैं जो अपना फेयर शेयर अदा कर रहे हैं, वो बोझ की शेयरिंग जब होगी तो कलेक्शन भी ओवरऑल बढ़ेगी और हर तबके के लिए वो बेरेबल बर्डन भी होगा। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये स्कीम उसमें अपना एक किरदार अभी तक इंप्रेशन ये है कि अगेन मैं वो नहीं कि नंबर्स आपसे कुछ जानना चाहता हूँ या आगे क्या हुकूमत ऐलान करने वाली है, लेकिन इंप्रेशन ये है कि हुकूमत के पास कमाई के सिर्फ दो रास्ते, एक तनख्वाहदार तबका और दूसरा पेट्रोल है। तो ये दोनों जो है वो वाहिद रास्ता है और इन्हीं से हुकूमत जो है वो इस पर रिलायंस हुकूमत की जो है वो बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए आप अगर कलेक्शन FBR की कलेक्शन जो फिगर्स आप देख लीजिए, पिछले साल की 11.7 ट्रिलियन थे, तो उसमें तनख्वाहदार का बिल्कुल एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, एज आई सेड कि दे बेयरिंग मोर देन देयर फेयर शेयर, मगर देयर आर आल्सो अदर सेक्टर्स, यू नो इट्स नॉट जस्ट लेवी बट नेचुरली आप कस्टम्स की साइड से, इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट से, एक्सपोर्टर से, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, आपके नॉन सैलरीड में प्रोफेशनल से, काफ़ी डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, देयर आर मेनी पीपल हु आर पेइंग। तो नेचुरल, बट द फैक्ट रिमेन्स के स्टिल एक ओवरऑल इंक्लूडिंग सैलरीड क्लास एक ऐसा तबका है कलेक्टिवली जो कि वजन उठा रहा है और काफ़ी सेक्टर्स है जो नहीं उठा रहे, तो इसलिए ये हम एक एफर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि जिसका आपने खुद जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो की मीटिंग में एक दिन पहले जो FBR के रिफॉर्म्स की बात हुई, कस्टम्स की साइड पे ऑलरेडी फेसलेस का इनेकाद किया गया और इस तरफ भी हम कोशिश करें, तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इंश्योरिंग कि द टैक्स नेट कैन बी ब्रॉडन्ड एंड वी कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड कलेक्शन एंड एट द सेम टाइम द ईज ऑफ पाकिस्तानी सिटीजंस व्हेन दे इंटरैक्ट विद FBR। तो बाकी इंशाल्लाह जी तफसीलात जो हैं चंद दिन रह गए हैं बजट में, इंशाल्लाह विल बी एबल टू डिस्कस मोर डिटेल्स वंस द बजट इज प्रेजेंटेड। जब जरा पर ये कोई नंबर्स या कोई पॉलिसी हमारे पास आ जाए उस वक्त भी जो है वो हम इस पर मजीद बात कर सकें। बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिलाल अजहर कियानी वज़ीर बराए खजाना हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और इन नशिस्तों पर वोटिंग कल होने जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वहां पर बताया जा रहा है कि मुकम्मल है। इंतखाबी मुहिम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं ने जलसे अपने मुकम्मल कर लिए हैं। इन जलसों में गिलगित बल्तिस्तान को एक दूसरे के शहरों की तरह बनाने के जो है वो दावे किए जाते रहे कि किसका डेवलपमेंट जो है वो मॉडल बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिला ये रहा कि उनके लोगों को इलेक्शन मुहिम में जो है वो हिस्सा नहीं लेने दिया गया, लेकिन इन इंतखाबात में अब बिलाखिर जो है वो ये तमाम जमातें मैदान में कल जो है वो उतर रही हैं। सिक्योरिटी के मामलात भी जो है वो कल अहम होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के ये जो इंतखाबात हैं इन पर बात करने के लिए जमील नगरी साहब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़िया वो जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमील नगरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जमील नगरी साहब सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तमाम बड़ी सियासी जमातें, उनके बड़े लीडर वहाँ पर मौजूद रहे, माहौल आपको जो है वो क्या नज़र आ रहा है? क्या इंतखाबात के हवाले से जो है वो गहमा गहमी जोश और जज्बा जो आम तौर पर गिलगित के इंतखाबात, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में होता है, वो है कल के दिन के लिए? जी बिल्कुल,
जी बहुत शुक्रिया आप कनेक्ट करने का। इस वक्त चूंकि गहमा गहमी उरूज पे है और कल 12 बजे के बाद तमाम सियासी एक्टिविटीज भी बंद कर दिया है। रूस कैंपेनिंग गैदरिंग तमाम चीजें बंद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और अब चूंकि इस वक्त भी जो कैंपेनिंग है वो चल रहे हैं। और पिछले दिनों पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप यहाँ की हिंदुस्तान में मौजूद थी। उन्होंने इवन PPP, PMLN, IPP और PTI के बहुत सारे लीडरशिप यहाँ पर तशरीफ लाए, कैंपेनिंग करते रहे। और इसके अलावा जो है लोकल लीडरशिप भी, लोकल कैंडिडेट्स भी बहुत गहमा गहमी है। और कल वोटिंग सुबह शुरू होने हैं और उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी है। पंजाब पुलिस भी तैनात किए गए हैं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि फौज के दस्ते भी होंगे। और इवन दियामर के इलाकों में बाद जगहों में दफा 144 का भी नफाज किया है अमन अमान के को बरकरार रखने के। ठीक है। अच्छा जमील भाई, एक चीज इन इंतखाबात के हवाले से और जलसों में हमने देखी और वो ये था कि PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेवलपमेंट के हवाले से बड़ी बात होती रही। पीपल्स पार्टी जो है वो हकूक देने की बात करती रही, PMLN जो है वो ज्यादा उसका जोर डेवलपमेंट पर रहा। इश्यूज जो गिलगित बल्तिस्तान के ये वाले इंतखाबात है वो लोगों के सामने क्या हैं जिनकी बिना पर लोग जो है वो अपने वोट के हवाले से जो है वो फैसला कर सकते हैं? देखिए सर, अब ये डेवलपमेंट के हवाले से तो चीजें तो आम दिनों में भी, आम वक्तों में भी मुख्तलिफ लीडर्स यहाँ आते हैं, हुकूमती ओहदेदार आते हैं, ऐलानात करते जाते हैं। लेकिन यहाँ के वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पहले जो इलेक्शन थे उसमें भी बहुत मेन स्ट्रीम पार्टीज ने या रूलिंग पार्टीज ने बड़े दावत किए थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का जो डिटर्मिनेशन है वो है। और उस पे बहुत पार्टियों ने, तमाम पार्टीज ने, बल्कि PPP, PMLN और PTI ने भी वादे करते रहे, ऐलानात करते रहे कि हम इनको इख्तिदार में आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस का स्टेटस देंगे। लेकिन आज तक नहीं हुआ। और दिलचस्प बात है कि इस दफा वो बात जो है सिर्फ PPP कर रही है, ये लोगों को वो जो हक हकीमियत देंगे, हक हुक्मरानी देंगे, इस पे वो बात कर रहे हैं। बिलावल साहब के पिछले दिनों की जो जलसे थे उनमें भी यही फोकस रहा। लेकिन PMLN का जो है वो फोकस डेवलपमेंट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अलावा वो एक मुख्तलिफ चीज ये भी आया कि उनकी तरफ से NFC में जो शेयर है गिलगित को वो देने के हवाले से भी वो बात करते रहे। हालांकि रूलिंग पार्टी है, वफाक में है, और जो भी यहाँ पर जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में हो, यहाँ वो गवर्नमेंट तो बनाते हैं, लेकिन हालांकि खुद गवर्नमेंट में होते हैं, खुद ही वादे भी करते हैं, लेकिन उस पर आज तक नहीं हुआ। तो ये इलेक्शन बहुत ठीक है। अच्छा जो एक ठीक है। अच्छा जमील भाई, इस मरतबा फिर से आजाद उम्मीदवारों की भी काफी बात हो रही है, इनका क्या मामला है और फिर ये कि इनके इम्कानात आपको जो है वो क्या नजर आते हैं? देखिए सर, यहाँ पर अभी तक आज भी PPP कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के दावा करते हैं। वो कहती है 15 सीट्स पे जो है वो मजबूत पोजीशन में है। PMLN भी इसी तरह दावा करती है। लेकिन देखे जाए तो ये नजर आता है कि एक पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी, सिंगल पार्टी पोजीशन गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में शायद नहीं होगी। और उसके लिए दीगर पार्टीज भी है। और जो सबसे मेन किरदार तो पहले भी होता रहा है कि वो इंडिपेंडेंट्स है। इंडिपेंडेंट 4-5 इंडिपेंडेंट्स यहाँ जीत कर आते हैं तो वो हुकूमत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और उसके अंदर जाहिर सी बात है जो पॉलिटिशियन है उनको भी आसानी होती है कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बनाना है, तो उसके साथ ये इंडिपेंडेंस को जोड़ते हैं, छोटे मोटे पार्टी को जोड़ते हैं, तो वो आसानी से गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो इस दफा भी अंदाजा ये किया जा रहा कि
आ जाएंगे, काफी तादाद में इंडिपेंडेंट भी इस दफा आ जाएंगे। ठीक है। और ये एक चीज मुझे और बताइए, मौसम जो है वो कैसा है मुख्तलिफ हिस्सों में, और कहीं जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर अब मुझे मालूम है वहां पर वोटिंग जो है वो कई मरतबा जो है वो मुश्किल होती है, रिजल्ट्स वहां से इकट्ठे होना मुश्किल होता है, तो इन दोनों हवालों से बताइएगा, रास्ते खुले हैं, मौसम ठीक है इस वोटिंग के लिए, कल तवक्को क्या है? देखिए, मैं आज भी फोरकास्ट देख रहा था, कल का वेदर तो ठीक है, आज भी कोई बेहतर नहीं था, लेकिन ओवरऑल क्योंकि अब ये डिले भी वेदर की वजह से हुआ और अब तमाम जगह खुल चुके हैं, यहाँ पर बहुत मॉडरेट वेदर भी है, लेकिन इसके साथ साथ देखें ये गुलाब जो गुलाब के इवेंट्स भी होते हैं, ये भी एक मसला है। कल ही मैं जिस कंस्टिट्यूंसी में हूँ, जो नगर कंस्टिट्यूंसी है हल्का 5, यहाँ पे पिछले दिनों यहाँ बल्कि कल की बात है, बियाफू ग्लेशियर हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। जमील नगरी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जस्ट, गिलगित बल्तिस्तान के अमूर पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। कल बड़े अहम इंतखाबात हैं, देखिए पार्टियों ने जोर खूब लगाया है, किस पार्टी के नाम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का ये कोरा जो है वो निकलता है। एक ब्रेक शामिल करना प्रोग्राम में, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका ने ईरान में जजीरों पर रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का जो है वो दावा किया है, जबकि साथ ही साथ ईरानी पासदारान इनकलाब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को भी निशाना बनाया है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने मुबैना तौर पर दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की और तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोका गया और इस हमले में किसी अमरीकी एहलकार को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी खबर-ए-रसां एजेंसी का यह कहना है कि आबना हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाजों की मौजूदगी पर वार्निंग के लिए फायर किए गए थे। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि कुवैत में अमरीका के 2 फ़िज़ाई अड्डों और बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े की अहम तंसीबात को उसने बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है, जबकि 4 टैंकरों पर फायरिंग की जो बगैर इजाजत अपना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और इसकी मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अब अमरीका होगा। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ किया है कि ईरान ने जंगबंदी के लिए अभी तक किसी डील पर इत्तफाक नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बिलाखिर ईरान को मुआहदा करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के मिसाइल ज़खायर में नुमायां कमी आ चुकी है और ईरान के पास अब सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं। उनका कहना था कि ईरान ऐसे इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। अब ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का यह दावा है कि जो अब अमरीकी हमला हुआ तो उस वक्त वो आयतुल्लाह खामनेई के दफ्तर में मौजूद थे और मलबे से वो बाहर निकले। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीका और ईरान के ताल्लुकात पर भी बात करते हुए कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात फिलहाल हकीकत पसंदाना नहीं लगती क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। इसराइल की साथ ही साथ लबनान में जो है वो पेशकदमी भी जारी है। लबनान के साथ अमरीकी सालसी में तय पाने वाली जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटों बाद ही जनूबी लबनान में इसराइली फोर्सेज ने हमले शुरू कर दिए थे। हालिया कार्रवाइयों के पेश नजर इसराइली फौज के तर्जुमान ने जनूबी लबनान की कई बस्तियों और देहातों के मकीनों को फौरी तौर पर इलाका खाली करके दरिया ज़हरानी के शुमाल में मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। लेकिन साथ ही साथ लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने CNN को एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि ईरान अमरीका के साथ जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात में लबनान को सौदेबाजी के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को लबनान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन
लबनान के वजीर आजम नवाज सलाम ने ईरान को खबरदार करते हुए भी कहा कि वो अपने मुज़ाकरात में शराइत बेहतर करने के लिए लबनान को इस्तेमाल करना बंद करे और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि इसराइल को आम शहरियों पर हमले करने और जनूबी लबनान को तबाह करने से रोका जाए। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने लबनानी सदर के बयान पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने लबनानी सदर जोसेफ औन को मुखातिब करके कहा कि जनाब सदर लबनान को असल दुश्मन से बचाएं। अमरीका के साथ लबनान कार्ड इस्तेमाल करना होता तो मुआहदा काफी पहले हो चुका होता। उन्होंने कहा कि सदर औन के बयानात सुनकर ऐसा लगता है जैसे लबनान के 5वें हिस्से पर ईरान ने कब्जा कर रखा हो, चौथाई लबनानी आबादी को ईरान ने बेघर किया हो, रोजाना बमबारी भी ईरान ही कर रहा हो। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि लबनानी सदर अपने साथ खड़े लोगों को बेचते हैं और अपने खिलाफ खड़े लोगों से खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि लबनानी सदर ने अपने हमायतियों को छोड़ दिया, अपना गला घूंटने वालों के पीछे चल रहे हैं। माफ कीजिएगा। अब ये जो मामला है, एक तरफ जो जंग में हम एस्केलेशन देख रहे हैं और साथ ही साथ फिर जो लबनान और इसराइल के दरमियान इस वक्त मामलात हैं, वहां पर जो जंगबंदी की सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए नगमाना हाशमी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, इस पाकिस्तान की सफ़ीर। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। नगमाना हाशमी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नगमाना साहिबा, एक तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि ये जंग तूल पकड़ती जा रही है, आपको लगता है कि ये मामलात इसी तरह से अब चलेंगे और अब हमें इस नई रियलिटी के लिए तैयार होना चाहिए? अगर आप मैं ऑनेस्टली बात करूं तो, एंड दिस इज टोटली माय पर्सनल परसेप्शन, कि ये शायद इस तरह इतना लंबा नहीं घसीटा जा सकता। जो एक अभी बात हो रही है एक पार्शियल एग्रीमेंट की, कि जिसमें 60 डेज का फिर टाइम हो, जिसपे मोर क्रिटिकल इश्यूज जो हैं उन पे तफसीली बात हो, वो आई थिंक कुछ दिनों में शायद हो ही जाए। बाकी ये दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं, बेसिकली कहना कि जी अब ईरान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी नेचुरली उनका एक मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस करना है, और वो साथ उनका इलेक्शन भी अब आगे अक्टूबर में आ रहा है। तो इसलिए और वैसे भी जब इस तरह की रेटोरिक वो करते हैं तो बेसिकली उनका मकसद कहने का ये होता है कि हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है, एंड वी नीड टू कम बैक एंड कोई बातचीत अब करे। बट वो उनका एक तरीका है, तो उसको लेकिन मैं एक मुवाज़े के तौर पे नगमाना हाशमी साहबा, हमने दो बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट देखे जो बहुत अरसे से चल रहे हैं, वो एक तो गजा है, दूसरा यूक्रेन का मामला है, लेकिन वो ऐसी लो इंटेंसिटी पर है कि वो चले जा रहे हैं और उनका भी कोई हल इस वक्त नजर नहीं आ रहा। क्या ईरान अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं इनका मुवाजना उनसे बनता है, या फिर आपको लगता है कि यहां पर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और जिस तरह से पहले उम्मीद बंधी कि कोई हल निकल आएगा, वो उसी तरह से कुछ जल्द ही हो जाएगा? कि जहां तक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कोई मुआवजा नहीं है, क्योंकि सब तीनों एक डिफरेंट इश्यूज हैं। और जहां तक यूक्रेन का और गजा का ताल्लुक है, तो वो जो इर्द गिर्द के उनके लोग हैं उनको थोड़ी सी उससे नेचुरली प्रॉब्लम हो रहा है, यूरोप को प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया को ईरान और अमेरिका के, या ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट ये ट्रायलैटरल उधर चल रहा है, इससे तो देखे ना पूरी दुनिया हिल रही है ना। ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रीजन में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके खत्म होना ना सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए तो खैर बहुत ही जरूरी है, और ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, लेकिन उसको बिल्कुल ही वन साइडेड कोई सरेंडर चार्टर के तौर पे अगर ये अमेरिका समझता है या डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि ईरान साइन कर देगा, तो वो तो देखें पॉसिबल नहीं है। तो दोनों तरफ से इशारे यही आ रहे हैं। ईरान ने तो बड़े पब्लिकली कहा है कि जी
बहुत सारी चीजों पे हाँ। कंसेंसस हो गया है और एग्रीमेंट हो सकता है, और बाकी चीजें जो है, और ठीक। बल्कि ये जो बेस्ड एग्रीमेंट की बात हो रही है, पार्शियल एग्रीमेंट की बात हो रही है, ये तो स्टैंड ही शुरू से ईरान का था कि जी ये बहुत बाकी जो अच्छा, मामला लेकिन अभी ये जो फेस्ट करे। राइट राइट, ये जो अभी जाहिर बात है, अब ये पूरा जो प्रोसेस है ये तवील तो हो गया है। इस तवालत के पीछे आपको क्या मुहरकात जो है वो क्या नजर आ रहे हैं कि एक एग्रीमेंट जो है या वन पेज उसको मेमोरेंडम कह लें या कोई एग्रीमेंट कह लें, को फाइनल उसके ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर इत्तेफाक अभी तक क्यों नहीं हो रहा, और क्यों दोनों पार्टीज जो है वो किसी जल्दी में नहीं लग रही? देखिए, इसलिए कि ईरान हैज नथिंग टू लूज, ईरान कैन स्टिल सस्टेन प्रेशर। ईरान ने 47 इयर्स प्रेशर सस्टेन किया है और वो मजीद भी प्रेशर सस्टेन कर लेंगे। इस वक्त प्रैक्टिकली जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं बार बार मुझे जल्दी नहीं है, जल्दी तो बेसिकली अमेरिका को है और खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को है, बिकॉज उनके लिए द क्लॉक इज टिकिंग। ईरान तो फिर भी अपने आप को समहाउ सस्टेन कर लेगा, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। आउटराइट वॉर एक और शुरू होना मुझे नजर नहीं आती। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत अरसे चल सकता है, वो इलेक्शंस हो सकती हैं, बट द फैक्ट, और अभी भी देखें ना, अब जेडी वांस ने कल ही कहा है कि वी आर वेरी क्लोज टू एन एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशंस फ्रेजा ही है, लेकिन इनको आउटराइट हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए और या नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए कि जी हो ही नहीं सकती और ये कामयाब ही नहीं हो सकती। आई थिंक पार्शियल एग्रीमेंट जो है, it's not a full agreement, it will be a partial agreement basically giving both sides कि जी आप more difficult issues जो है जो वाकई issues हैं कंट्रीज के दरमियान, उनको तसल्ली से बैठ के हल करने की तरफ जाए। ठीक है। और लबनान में आप जो इस वक्त सूरत हाल है, वहां पर मुज़ाकरात के अदवार हो चुके हैं, सीज फायर पर इत्तफाक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा लगता है कि वो बस ऐलानात की हद तक है। इसराइली फौज की पेशकदमी भी जारी है, बयानात का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आपके ख्याल में सीज फायर वहां होल्ड क्यों नहीं कर रहा? देखिए, आई डोंट नो, आई कुड बी टोटली रॉन्ग। आप लोग यू आर फार मोर वेल इन्फॉर्म्ड बीइंग इन द मीडिया, बट कल और परसों से तो खबरें ये आ रही थी कि बहुत सारे जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उन्हें, और वो इजरायली ट्रूप्स हैं, उन्हें ऑलरेडी रिट्रीट का जो है वो ऑर्डर दे दिया गया है। और दूसरे जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने या किसी ने ही बहुत तफसील से बताया था कि जो लास्ट ट्रंप की और नेतन्याहू की गुफ्तगू हुई है वो बहुत बिटर थी, एंड ट्रंप वाज क्वाइट एंग्री विद हिम। और ये एक और भी खबर निकल रही थी कि फाइनली ट्रंप हैज अप्रोच्ड नेतन्याहू's वाइफ एंड टोल्ड हिम कि जी आप ये तमाशा अब बंद करें, और अगर आपने ये लेबनान का सिलसिला बंद कर दिया तो आप इलेक्शन तो हारेंगे, तो हम आपको पॉलिटिकल असाइलम भी दे देंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल असाइलम नहीं देंगे आपको अमेरिका में तो आप तो जेल में जाएंगे, और अगर आपने बंद ना किया तो हम आपके सारे असासे और ऐसे हैं अमेरिका में फ्रीज कर देंगे। सो आई थिंक अमेरिका तो बहुत डेस्परेट है इस वक्त कि कोई डील हो जाए एंड गेट आउट ऑफ इट बिफोर ऑफ कोर्स द इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस। नेतन्याहू साहब अभी पता नहीं किस ड्रीम में रह रहे हैं कि शायद वो ये कंटिन्यू रख सके, पूरी दुनिया अब इसके खिलाफ है। तो आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट फॉर नेतन्याहू आल्सो एंड ऑप्शंस आल्सो। हाँ, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर नकवाना हाश के साथ मौजूद थी और बात कर रही थी। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के महकमे दाखिला ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी दी है।
तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल है। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम को इस फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो शामिल किया गया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को एहतजाज की कॉल के बायस आज़ाद कश्मीर में सयाहों के दाखिले के लिए 15 दिन की पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि सयाह और मुसाफिर 5 ता 20 जून आज़ाद कश्मीर आने से इज्तनाब करें। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आए अफराद कल शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकल भी जाएं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल के बायस आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम अब मजीद सख्त करने का भी फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान से सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को आज़ाद कश्मीर भिजवाने का फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर भी सामने आई थी कि वफाकी पुलिस के 1500 से ज़ायद जवान जो है वो आज़ाद कश्मीर में ड्यूटी देंगे। इस्लामाबाद पुलिस से एक DIG, 2 SSPs, 4 SPs जो है वो नफरी के हमरा अब जो है वो रवाना भी होंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।